तक काम नहीं हुआ। अब ओबीसी है वो भी कमजोर होकर के वो भी कह रहे हैं एससी बना दो। अब एससी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? और जो जनरल हैं उनको भी कह रहे हैं कि जी उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। ओबीसी को भी आप उनको वो कह रहे हैं अब एससी में आ जाते हैं, एसटी में आ जाते हैं। तो एक राजनीतिक हथियार बन गया है कि अपनी जाति के जो भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। बात हो रही है आज के समाज किस तरह पतन में जा रहा है। जो जनरल हैं वो ओबीसी में घुसना चाह रहे हैं, जो ओबीसी हैं वो एससी में घुसना चाह रहे हैं, एससी हैं वो एसटी की डिमांड कर रहे हैं। कहाँ जाकर ये दौड़ रुकेगी? और इस सब का एक ही चक्कर है, रिजर्वेशन। और भी बहुत सारी बातें हैं। और जो सबसे निचले पायदान पे है वो उसको तो ऐसा लग रहा है कि उसका तो हक ही छीन लिया गया है। ना तो वो ओबीसी में रहा, ना वो एससी में रहा, ना एसटी में रहा। उसकी तो क्लास ही नहीं समझ में आ रही कौन सी होगी। देश में राजनीतिक व्यवस्था इस तरह से चल रही है कि आरक्षण का झुंझुना जिसे चाहे दे देते हैं और जिसे चाहे छीन लेते हैं। आइए बात करते हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज की तारीख में तमाम लोग चाह रहे हैं कि किस तरीके से नीचे जा करके इसका हिस्सा लो, उसका हिस्सा लो, उस तरह से काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि इंडियन बने, भारतीय बने और इस व्यवस्था को ठीक करें। अब देखिए, पिछले 70-75 सालों में जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से ही जो पिछड़ी जातियों को, एससी एसटी और दूसरी ओबीसी जातियों को जो एजुकेट करके और जो उसके आर्थिक रूप से मजबूत करके जो सरकार की भारत की मुख्य धारा से जोड़ करके भारतीय बनाना था, वो आज तक काम नहीं हुआ। अब ओबीसी है वो भी कमज़ोर होकर के वो भी कह रहे हैं एससी बना दो। अब एससी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? और जो जनरल हैं उनको भी कह रहे हैं कि जी उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। ओबीसी को भी आप उनको वो कह रहे हैं अब एससी में आ जाते हैं, एसटी में आ जाते हैं। तो एक राजनीतिक हथियार बन गया है कि अपनी जाति के जो भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक होता है उस वोट बैंक को आरक्षण का झुंझुना पकड़ाओ और सब कमजोर कहेंगे आपको। कमजोर तो बेचारा कह ही नहीं पाता, उसकी तो आवाज़ ही दब जाती है। जो ताकतवर है वही शक्तिशाली आवाज़ के साथ कहता है संगठन बना के कि हम कमजोर हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो सरकार थी जिस समय संविधान लागू हुआ उस वक्त रिजर्वेशन पे जो पॉलिसी बननी चाहिए थी, जो उसका मैकेनिज्म रोटेशन सिस्टम बनना चाहिए था और उसको लागू करने के लिए जो मैकेनिज्म बनना चाहिए था वो नहीं बना। जिनको मिलता गया उनको मिलता ही चला गया। और जो लोग बहुत सारे जो तमाम और शेड्यूल जातियां थी या जो ओबीसी के जो दूसरी और जातियां थी कमजोर, उन तक पहुंचा ही नहीं। जो पढ़ लिख करके आगे ताकतवर बन गया वही अपने बच्चों को। 4 जातियां आरक्षण की मलाई काटती रहती हैं और बाकी जातियां पिछड़ जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, अभी जैसे मीणा और गुजरों में हुआ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर राजस्थान में तमाम गुजर कह रहे हैं हम कमजोर रह गए, सरकारी महकमों में सारे मीणा चले गए। तो वो सरकार की कमियां हैं, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए जब अगर 50-60 जातियां शेड्यूल्ड हैं शेड्यूल लिस्ट में, तो 50-60 के सबको नौकरियां चाहिए ना, सबके बच्चों को पढ़ना है, सबको ज़मीनें चाहिए, सबको जो बजट का हिस्सा चाहिए। अब जो जाति पढ़ लिख के आगे बढ़ गई वो जो अप्लाई कर रही है उसी को मिले जा रहा है। क्रीमी लेयर का क्या चक्कर है? नहीं, क्रीमी लेयर नहीं, हम कह रहे हैं क्रीमी लेयर का चक्कर तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर पोस्ट आई है खाली हो गई है, अगर कोई क्रीमी लेयर कोई थोड़ा ताकतवर हो गया है तो उससे भी ना भरी जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं रोटेशन सिस्टम वो तो क्या लगता है रिजर्वेशन का जो उद्देश्य था वो फेल हो गया अपनी तरह से पूरी तरीके से? जो रिजर्वेशन का जो उद्देश्य था, क्या उससे कुछ उत्थान हुआ या समाज में और विषमता हो गई और जहर और द्वेष बढ़ गया? देखिए, ऐसा नहीं, उत्थान तो हुआ, लेकिन जो उसका मेन मकसद था इन सरकारों ने डिफीट कर दिया उसको। जो ये सरकारें आई कांग्रेस से लेकर के अभी तक की सरकारें, इन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल करा रिजर्वेशन के नाम को, लेकिन उस रिजर्वेशन को हथियार बना के अपनी राजनीतिक सत्ता पहुंचने का, लेकिन इन्होंने उस रिजर्वेशन को ठीक से लागू नहीं किया और ये उन्होंने डिफीट कर दिया। तो खुद बाबा साहब ने कहा था रिजर्वेशन कोई फौरी दवा थी, वो कोई समाज को सही करने का अंतिम विकल्प नहीं है। वो तो फौरी दवा थी कि उस समय समाज बहुत दबा कुचला था, तो एक रिजर्वेशन एक उसके तौर पे दिया गया था कि भाई समाज को थोड़ा सा हील किया जाए, थोड़ा उसके दर्द को कम किया जाए। लेकिन अब तो वो ऐसी दवा है कि जैसे दवा ले लेते हैं कोई सी दर्द की, बराबर दर्द होता रहता है, दवा लेते रहते हैं, तो वो लगातार चला ही जा रहा है और वो दवा लेते लेते असाध्य रोग हो गया है समाज के अंदर। अब तो रोग सा हो गया है। देखिए, जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे पास संसाधन बहुत कम थे।
बाबा साहब को ये लग रहा था, बाबा साहब ने कहा था कि भाई रिजर्वेशन जो है ये रिजर्वेशन इसलिए कि जब तक ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था ठीक ना हो तब तक कि सबको इक्वल, सबको बराबर नौकरियां ना मिल जाएं, सबको नौकरियों का राइट ना हो जाए एम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा ये कि बजट धरती ना बढ़ जाए, जब तक सब एजुकेट ना हो जाए तब तक के लिए रिजर्वेशन है कि सबको मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो प्रेम्बल में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका मतलब ये था कि सबको बराबर करके सबको इंडियन बना दो और सबको एजुकेशन उसका कंपलसरी। सर बराबर अफसर की बराबरी थी कि नौकरी की बराबरी होनी चाहिए, अफसर की बराबरी होनी चाहिए कि प्रतिभा की बराबरी होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रतिभा तो जब ही होगी ना कि जब आप जो अनपढ़ है सदियों से उसको पढ़ाओगे। एक बच्चा तो पढ़ रहा है डीपीएस में, कॉन्वेंट स्कूल में, और एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने को नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हो कि कंपटीशन, ऐसा कैसा कंपटीशन होगा? अफसर की बात कर रहा हूँ मैं कंपटीशन नहीं, अफसर अफसर तो जब ही मिलेगा ना जब एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग उस पर एक सरकारी स्कूल अफसर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नौकरी में होना चाहिए? देखिए रिजर्वेशन तो इसलिए कि कम से कम उसको पढ़ाओ तो सही, तभी तो कंपटीशन में आएगा वो। और जब आप कहोगे कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चा एक आएगा उसमें नौकरी के इंटरव्यू पे, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आएगा जिसके पास ना ट्यूटर है ना वहाँ स्कूल में वो है आपके अध्यापक हैं, उसके बाद वो कंपटीशन जाति का आधार पे होगा नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो सभी सवर्णों का भी पढ़ते हैं, दलित के भी बच्चे पढ़ते हैं, और वो तो पैसे वाले की बात हो गई, वो आप विषय अलग कह रहे हो। प्राइवेट से ये कह रहे हैं कॉन्वेंट ये सब स्कूल एक जैसे क्यों नहीं? जैसे अभी दिल्ली सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, मैं सबसे पहले आदमी था जो विरोध किया। जो 900 स्कूल है वो सारे एक्सीलेंस स्कूल क्यों नहीं बनेंगे? सारे बच्चे एक साथ क्यों नहीं पढ़ेंगे? चाहे वो दलित हो, जनरल हो, जो भी हो, एक जैसी शिक्षा पद्धति जो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 से बोलता है, आप एक जैसी शिक्षा पद्धति क्यों नहीं करोगे? सबको समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? आप देख कभी प्रतिभा स्कूल बनाते हो, कभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाते हो, शिक्षा एक सी कर सकते हैं, बांट रहे हो। ये सरकारें बांट रही है समाज को। एक बात बताइए, आप एक जैसी शिक्षा बना सकते हो, लेकिन ये हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना उसमें ग्रो करता है। कुछ बच्चे, हर समाज में ऐसा तो नहीं होता सारे बच्चे हर तरह का आईएएस पीसीएस बनेंगे, अपना अपना स्तर होता है, शिक्षा सबको बराबर मिलती है, लेकिन उसका निखार के आना उसकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो प्रतिभा को कहाँ पीछे छोड़ते हैं? सर बिल्कुल छोड़ते हैं। एक सरकारी स्कूल का बच्चा जिसके वहाँ टीचर भी नहीं है, बैठने की बेंच भी नहीं है, किताबें नहीं, सारे अभावों में बढ़ के आईएएस पीसीएस बने हैं। सुनिए वो बहुत ही कम होते हैं, यूनिक होते हैं। और जिसके पास कितनी है पोस्ट, कितनी है आईएएस पीसीएस की? घर में जाकर के ना तो उसको ट्यूशन देने वाला कोई है, माँ बाप भी कम पढ़े लिखे हैं और वो भी नौकरी जाते हैं, और एक बच्चा एयर कंडीशन कारों में आकर के एयर कंडीशन स्कूलों में पढ़ रहा है, जिसके कि उठने से लेके बैठने तक ट्यूटर लगे हुए हैं और एक से हाई फाई वो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चे के साथ आप एक सरकारी स्कूल के कैसे कंपैरिजन करोगे? सारे स्कूल की व्यवस्था एक जैसी क्यों नहीं है? संविधान के हिसाब से जो आर्टिकल 14 में है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सब बराबर हैं, तो विधि के समक्ष सारे स्कूल एक जैसे क्यों नहीं है? सारे स्कूलों को एक जैसे बनाओ, चाहे उसमें एसी हो या ना हो, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, चाहे पूंजीपति का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो। और ये होता था जब मैं पढ़ता था तो तमाम लोग एक साथ पढ़ते थे। बहुत पब्लिक स्कूल ना के बराबर थे। कैसे पब्लिक स्कूल खुले? क्यों संविधान का उल्लंघन हुआ? शिक्षा पद्धति क्यों नहीं एक जैसी? और देखो इन्होंने राइट टू एजुकेशन भी बनाया ना, वो भी 6ठी से 8वीं तक, पहली से 8वीं तक, 8वीं के बाद क्यों नहीं बनाया? और केजरीवाल एंड कंपनी ने क्या मक्कारी की? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए 34, उनको 9 से 12वीं तक कर दिया, जिससे कि कोई सवाल ना उठा सके कि गरीब। अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्रतिभा स्कूल बोलते हैं, जिनको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। उनमें क्या होता है कि जिन बच्चों में कुछ विलक्षण अलग होता है उनको थोड़ा अलग तरीके का ट्रेनिंग। बांटोगे आप? क्यों बांटोगे आप? क्यों बांटोगे? जो पढ़ने वाला बच्चा सबके साथ क्यों नहीं पढ़ेगा? क्यों अलग करोगे? निकम में एक साथ कर दो जो जिनके पास कुछ नहीं है, और हाई फाई को अलग कर दो। आप देश को बांट रहे हो और आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन वाले बांट रहे हैं। देखिए सरकारें बांट रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 900 सारे स्कूल एक जैसे क्यों नहीं होंगे? मुझे बताओ जी। एक बात मुझे बताइए, एक बच्चा है वो बहुत कम में समझ लेता है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, एक बच्चा है उस पर टाइम ज़्यादा देना होता है, तो उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं है। जो ज़्यादा सीख सकता है उसे ज़्यादा सीखने दिया जाए, और जो सीखेगा ही, जो ज़्यादा सीखने वाला उसको आप ये देखिए, बाबा साहब को सड़क पे बिठाते थे वहाँ पर दरवाजे के बाहर, और है ना, लेकिन उनके पास एक विलक्षण वो थे, वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्टूडेंट है वो कहीं भी, लेकिन एक जैसी शिक्षा पद्धति क्यों नहीं करोगे? मुझे एक जैसी शिक्षा पद्धति है, बस उसमें से जो बच्चे वो किसी भी समाज का हो, वो दलित समाज का हो, ऐसा तो नहीं है। आप ये बता रहे, मुझे बताओ कौन, जहाँ पर ये बताओ। अच्छा बात सुनिए, स्कूल
10 लाख रुपए की फीस है सालाना, और जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, और जहाँ पर एक चीजें मिक्स नहीं है इसको तो फर्क क्यों नहीं है? प्रतिभा विद्यालय और उसमें फर्क है सर। जहाँ पर ठेके के टीचर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, बताओ सरकारी स्कूलों में, जो खुद ठेके के सवाल का रोज उनको लग रहा है मेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, अशोक जी तो इससे मेरी तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। जी, मुद्दे से भटकिए मत। आपने कहा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रतिभा स्कूल में दलित का बच्चा भी जाता है, प्रतिभा स्कूल में वो जाते हैं जिनकी परसेंटेज हाई है, और वो अच्छे घरों के हैं, चाहे दलितों के, दलितों में मालदार नहीं है क्या, लेकिन वो भी अच्छे घरों के। जो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आप नहीं जातिवाद फैला रहे हो, आप स्कूलों में जातिवाद फैला रहे हो, अच्छे घरों के नहीं, उस देश में अच्छे घरों के नहीं, देश को तोड़ विलक्षण लोग। ये आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, भारत की महान प्रस्तावना। भाषण नहीं अशोक जी, भाषण नहीं सुनिए पहले। वो कितने भी अमीर घर का है, अगर उसमें क्षमता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तो प्रतिभा स्कूल में नहीं जाएगा। ये आप ये बात मानिए। और वो दलित घर का भी है, कमजोर भी है, उसके लिए पब्लिक स्कूल है ना। अगर उसके पास पैसे हैं, प्रतिभा नहीं है, तो डीपीएस में चला जाएगा, दूसरे कॉन्वेंट में चला। नहीं है, गरीब दलित का बच्चा है, अगर दलित का बच्चा है, गरीब है, कमजोर है और उसमें प्रतिभा है और उसे प्रतिभा का अवसर मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, वो गलत है बिल्कुल। आप चंद लोगों को क्यों पढ़ाओगे? हमें तो सबको पढ़ाना है। सबको तो पढ़ा ही रहे हैं, सबको तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कुछ देखा, ये गलत है, भारत के संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध। ये जो ओबीसी में जो नया, ये जो ओबीसी में ओबीसी से एससी में जाना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो मैं कहूंगा कि इनको सोचना चाहिए दोबारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको लागू करने की मांग करनी चाहिए। अब हम एससी कहाँ जाएंगे? अगर आप भी सारे एससी में आ जाओगे तो बाकी हम कहाँ जाएंगे? आपको मांगना चाहिए कि सरकार से कि जो ओबीसी, जैसे हम मांग रहे हैं, आप ओबीसी में आना चाहिए आपको, और ओबीसी हम जनरल में आना चाहिए। मैं तो एससी से मैं भारतीय बनना चाहता हूँ, मैं तो एससी से इंडियन बनना चाहता हूँ भाई, मेरे को भारतीय बनाओ। बाबा साहब ने लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। मुझे एससी नहीं बनना है। जाति में क्यों, जातिवाद क्यों फैल रहा है इतना? इसलिए फैल रहा है कि उनका अधिकार नहीं मिल रहा। वो भी जो यहाँ आ रहे हैं तो एससी का रिजर्व, वो ओबीसी का, उनको रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं हुआ। आपने रिजर्वेशन तो कह दिया, लेकिन रिजर्वेशन आपने लागू नहीं किया। आप इस तरीके से गरीब रह गए। वो कह रहे हैं चलो एससी में ही चलो, मगर एससी वाले तो और गरीब हैं और वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए इनको सोचना चाहिए, इनके लीडरों को ऐसी मांग ना करें, सरकार से मांग करो कि हमारा जो 27% है उसको और बढ़ाओ, क्योंकि जो ओबीसी की आबादी है 50% है। आप 50% लो ना रिजर्वेशन। आप एससी के रिजर्वेशन में क्यों आना चाहते हो? बहुत शानदार आपके साथ डिस्कशन रहा, और किसी दिन फिर एक एक विषय पर गंभीरता से बात करेंगे। लेकिन बात तो सही है कि भारतीय होना चाहिए, ना कि जातियों में बढ़ना चाहिए। लेकिन समाज की देखिए, समाज के अंदर देखिए कि जातिवाद बहुत फैल चुका है और लोग जातियों में इस कदर बट गए हैं, लामबंद हो गए हैं कि रिजर्वेशन एक राजनीतिक हथियार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिनी संसद के मंच पे आने के लिए, धन्यवाद।